नमस्कार। स्वागत है आपका डेली 30 में। आज की तारीख है 28 मई 2020 और आज का जो डेली 30 का टॉपिक है वो है पर्वतों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पर्वतों का जो ये डिस्कशन होगा उसमें हम विश्व स्तर के पर्वतों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। भारत के जो पर्वत यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कुछ एक प्रश्न आपको मिल सकते हैं, वो हम भारत वाला चैप्टर जब अलग से करेंगे इंडिया के बारे में तब उसको कर लेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये चैप्टर है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 20 क्वेश्चन हम इसके तैयार करेंगे पर्वत पर, और 10 प्रश्न जो हैं वो हम तैयार करेंगे आज के करंट अफेयर पर। 30 प्रश्नों की ये श्रृंखला अनवरत जारी है। जो लोग इसको रोज देख रहे हैं अच्छे से कंटिन्यू इसका जो प्रश्न है प्रश्नोत्तर को अच्छे से तैयार कर रहे हैं, आप यकीन मानिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप पहुंचेंगे तो डेली 30 आपको याद जरूर आएगा पॉजिटिव वे में। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है, पहले हम टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि समस्त भूपटल के लगभग कितने भाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। पूरा भूपटल है, भूपटल पर कुछ हिस्सा तो होगा जितने हिस्से पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती हैं, ये हिस्सा कितना है। तो जितना टोटल भूपटल है उसका 26% भाग जो है उस पर क्या पाया जाता है, पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और जो पर्वत और पहाड़ियां हैं ये भूप्रवृत्ति के द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत अपने समीपवर्ती धरातल से सामान्यतः 1000 मीटर से जो ऊंचे भाग होते हैं, ऊंचाई वाले भाग, और ढाल जिनका तीव्र होता है, शिखर जिनके संकुचित होते हैं, उनको कहा जाता है। और जो लघु भाग होते हैं पर्वतों का, जिनका क्षेत्रीय विस्तार और ऊंचाई 1000 मीटर से कम होता है, वो पहाड़ी की संज्ञा दी जाती है उन्हें, वो पहाड़ी की श्रेणी में आते हैं। ये अंतर आप जान लीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप को पर्वत कहा जाता है, पर्वत कटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्वत कटक। आपसे अगर अलग से भी प्रश्न पूछा जाए कि पर्वत कटक क्या कहा, किसे कहते हैं या क्या होता है, तो पर्वत कटक जो होते हैं वो संकीर्ण एवं ऊंची पहाड़ियों के क्रमबद्ध स्वरूप होते हैं। कई पहाड़ियां हैं और क्रमबद्ध रूप से ये क्या है, ऊंची और संकीर्ण तो है ही है और व्यवस्थित हैं क्रमबद्ध रूप से, तो ये क्या होती हैं? पर्वत कटक। कटक का एक ओर का ढाल तीव्र तथा दूसरी ओर का ढाल सामान्य होता है, यानी कि एक तरफ का ढाल कुछ ऐसा मिलेगा और दूसरी तरफ का सामान्य ढाल मिलेगा। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही है और सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न। पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन कौन सा सम्मिलित किया जाता है? ये तीन चीजें दी हैं जो आपको इसमें से छांटना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी में आती हैं। पर्वत श्रेणी क्या होती है? एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर पाए जाते हों, कटक पाए जाते हों, घाटियां पाई जाती हों, उन्हीं को सम्मिलित तौर पर पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित है। हो सकता है कोई एक सही सुमेलित हो या ऊपर जितने भी दिए हैं सब सही सुमेलित हो। अंतिम विकल्प डी है, इसलिए ऐसा से और से, सा और से का विकल्प वो बनाया गया है प्रश्न। तो पर्वत श्रृंखला और विभिन्न युग्म से निर्मित जो ये मतलब किस उससे संबंधित हैं, कौन, जैसे राकीज है क्या वो पर्वत श्रृंखला है, अपलेसियन है, पर्वत तंत्र है, मतलब ये आपको यहाँ पे जांचना है। तो पहला जो पर्वत श्रृंखला के बारे में बात हो रही है राकीज, ये बिल्कुल सही है। और जो पर्वत श्रृंखला होती है वो विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं सक्रिय पर्वतों का समानांतर विस्तार होता है, इसी को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। या यहाँ पर एक शब्द और प्रयुक्त हो सकता है और वो शब्द है पर्वतमाला। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी उसका ये सब जो कॉन्सेप्ट लेवल का मामला है वो बहुत क्लियर होता है। ठीक है। अब राकीज भी है इसके अंतर्गत, पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत, और अपलेसियन भी इसमें आता है, और ये दोनों इसमें आते हैं। लेकिन जो अपलेसियन है वो पर्वत तंत्र का उदाहरण है कि नहीं, ये भी एक जो पर्वत श्रृंखला है या पर्वत तंत्र है वो दोनों का उदाहरण हो सकता है। पर्वत श्रृंखला भी हो सकती है, पर्वत तंत्र भी हो सकती है। पर्वत तंत्र में यह होता है कि पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों के समूह होते हैं, तो अपलेशियन ऐसे ही है, तो ये भी सही है। और जो पर्वत श्रेणी होती हैं ये जैसे हिमालय पर्वत, ये पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। एक ही काल में निर्मित पहाड़ों एवं पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कटक, घाटियां और ये सम्मिलित हों, अभी ऊपर हमने किया ही था प्रश्न में, तो ये भी सही है। और इस तरह से इसका डी उत्तर सही हो जाएगा।
उपर्युक्त सभी सही हैं। ठीक है, कल हमने एक प्रश्न डिस्कस किया था और उस प्रश्न में वो शायद प्रकाशिका सभा के बारे में था, और उसमें दूसरा स्टेटमेंट था कि वो विरोध करती थी सरकार की नीतियों का, जबकि उसमें यह था कि वो समीक्षा करती थी। सही ये था। हमने क्या किया, व्याख्या तो सही की, लेकिन कभी कभी होता नहीं है कि हमने कहा कि पहला भी सही हो दूसरा भी सही हो, उत्तर सी टिक कर दिया। तो उसको मैंने पिन पोस्ट में डाल दिया था, आप लोग पिन पोस्ट देख लिया करें। और जो लोग इसको बताते हैं, शुक्रगुजार हूं उनका कि वो मेरी गलतियों को छुपा नहीं रहने देते हैं, निकाल कर सामने लाते हैं, और फिर मैं कोशिश करता हूं कि ये गलतियां ना हो। जब विभिन्न युगों में निर्मित पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं तथा पर्वत तंत्र एक साथ ही बिना किसी क्रम के विस्तृत होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? एक शब्द इसके लिए यूज किया जाता है जब पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रृंखलाएं और पर्वत तंत्र एक साथ बिना किसी क्रम के विस्तृत होते हैं, तो उसको कहते हैं कार्डिलेरा। ठीक है ना? ये क्या क्या कहते हैं इसको? कार्डिलेरा कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का प्रशांत तटीय पर्वतीय जो भाग है, इसे प्रशांत कार्डिलेरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, राकीज, अपलेसियन, एंडीज, एटलस, यहां से ही प्रश्न शुरू होता है। उपर्युक्त पर्वत किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ये 4 पर्वत यहां पर दिए हैं, और ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं? ये सारे के सारे जो पर्वत हैं, इनकी स्थिति आप याद करिए, और सब तट पर स्थित हैं, और ये तटीय पर्वतों के उदाहरण हैं। तटीय पर्वत क्या होते हैं? महाद्वीपों के किनारे और महासागर के समानांतर पाए जाते हैं। ये महासागर मान लीजिए है, तो इसके समानांतर पाए जाएंगे, और महाद्वीपों, ये महाद्वीप का हिस्सा है तो इसके किनारे पर, तट पर पाए जाएंगे, इसलिए तटीय पर्वत इनको कहा जाता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। अवरोधी या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण तनाव की शक्तियों के द्वारा होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पश्चिम में स्थित है। और तीसरा है, अवरोधी पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण होता है। जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, ये इसी का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों ए और सी स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पश्चिम में स्थित है, जबकि जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ये पश्चिम में नहीं, ये पूर्व में स्थित है। राइन नदी भूभ्रंश घाटी के पूर्व में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट, और पश्चिम में स्थित है वासजेस। ये भी आप ध्यान रखिएगा, और इसको भी रिलेट करके यहाँ से पूछा जाता है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है इसका, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को संग्रहित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा प्रश्न हो सकता है आपने कभी ना देखा हो, यहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है ये पूछा जाए, तैयार कर लीजिए इसको। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं, पहले आप ये समझ लीजिए। धरातल के ऊपर मिट्टी, मलबा, लावा, ये सब अगर जमा हो जाए, संग्रहित हो जाए, तो इनसे अगर पर्वतों का निर्माण होता है तो उन्हें संग्रहित पर्वत कहा जाता है। और ये मलबा, मिट्टी, लावा, ये सब कहाँ से आएंगे? ज्वालामुखी से आएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसका उत्तर करवाएंगे। ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है संग्रहित पर्वतों को। इनका नाम जो दूसरा है वो संग्रहित पर्वतों का ज्वालामुखी पर्वत है। जैसे रेनिया है, ये यूएसए में पाया जाता है। मेयान है फिलीपींस में, और सास्ता है, हुड है, ये भी यूएसए में ही पाया जाता है। फ्यूजियामा, कोटापैक्सी, फ्यूजियामा जापान में है, कोटापैक्सी ऐसे इक्वाडोर में है। ये सब इसी के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है? नहीं और है पे ध्यान रखा करिए। कभी कभी है पे प्रश्न बनता है और कभी कभी प्रश्न बनता है नहीं पे। तो कौन सा अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, आपको बताना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के जो पहाड़ हैं भारत के, यही एक प्रश्न शायद इंडिया से रिलेटेड हो, या कहीं अरावली का, देखिए इसी में नाम भी आ गया है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट और अरावली, ये सब जो है ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। अपर्दन की शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत अपर्दित होकर अवशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई देते हैं, उन्हें अवरोधक या अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। इनके लिए एक शब्द और होता है, वो शब्द होता है अवरोधक पर्वत। ये भी ध्यान रखिएगा। और हिमालय जो है, हिमालय इसका उदाहरण नहीं है। हिमालय किसका उदाहरण है, ये भी बताइएगा। आपको पता है हिमालय किसका उदाहरण है? अगर ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण नहीं है, तो ये किस चीज का उदाहरण है? ये जरा आप हमको बताइएगा। कल और परसों के एपिसोड में शायद मैंने प्रश्न नहीं पूछा, एक दो लोगों ने मुझे मैसेज किया, बड़ा अच्छा लगा। उन लोगों ने मैसेज किया और उन्होंने कहा कि सर आप जब प्रश्न नहीं पूछते हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है, प्रश्न पूछा करिए। अरे मैं तो प्रश्न पूछने के तैयार हूं, आप लोग उत्तर दिया कीजिए। और इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हिमालय। तो हिमालय इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपको बताना है कि हिमालय अगर अवशिष्ट पर्वत नहीं है तो कौन कैसा पर्वत है? तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फ्यूजियामा जापान में अभी बता ही चुका हूं। पोपोकैटिपेटल ये मैक्सिको, ये भी बिल्कुल सही है।
विसुवियस भी मैंने अभी बोल दिया था पहले एक प्रश्न की व्याख्या में कि विसुवियस कहाँ पाया जाता है। विसुवियस यहाँ पर दिया है ब्राजील, और विसुवियस पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पर, इटली में। तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा सी। बाकी एकांगुआ चिली बिल्कुल सही है। ऐसे ही किलिमंजारो भी मैंने बताया था आपको, कहाँ पर है, किलिमंजारो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस पर्वत किस तरह का पर्वत है और कहाँ पर स्थित है। इसमें दो प्रश्न हैं, यानी कि किस प्रकार का पर्वत है, ये एक अलग प्रश्न बनता है, और ये कहाँ पर स्थित है। माउंट टिटलिस जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, और माउंट टिटलिस स्थित है स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। इसका सही सबसे अच्छा जो पढ़ने का तरीका है, आप अपना एटलस उठाइए, और एटलस में जो जहाँ की लोकेशन में बोलता जा रहा हूँ, मैप वहाँ का खोलकर देखते चले जाइए, दिमाग में बैठाते चले जाइए। कई लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैप भी शामिल किया जाए, शामिल किया जा सकता है, लेकिन ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, 30 मिनट की क्लास और लंबी हो जाएगी। इसके लिए दूसरी प्लानिंग चल रही है, और अगर आप वास्तव में डेली 30 से संतुष्ट हैं तो मुझे खुशी होती है। बस मुझे दुख एक बात का है कि इसकी संख्या नहीं बढ़ रही है। आपसे कुछ मैं और नहीं कहता, बस यही एक चीज कह रहा हूं कि मेरी मेहनत क्या सही दिशा में नहीं जा रही है, इसकी संख्या नहीं बढ़ रही है। 1500 2000 लोगों के पास ही ये 24 घंटे में रह जा रहा है, जबकि मैं जानता हूं कि ये काम का है, और आप लोग जो लोग देखते हैं उनको भी पता है। तो आप लोग अगर इसको बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए, नहीं तो इस पे मुझे पुनर्विचार करना पड़ेगा, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। मैं पहले भी आपसे ये बातें कह चुका हूँ, और बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है। आप लोग भी मेरे ख्याल से जो कर सकते हैं करते ही होंगे, लेकिन जो कर पाइए करिए, लोगों को इसको सजेस्ट करिए या जैसा भी, क्योंकि इतने कम व्यूज पे और इसको चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इससे कई प्रभाव पड़ते हैं, निगेटिव प्रभाव भी पड़ते हैं, इसी कारण से मैं आपसे ये बात कहता हूँ। तो माउंट ब्लैंक किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है, ये आपको यहाँ पर बताना है। माउंट ब्लैंक जो है ये 4807 मीटर, याद रखना उतना जरूरी नहीं है, ऊंचा पर्वत है, ये मतलब शिखर है, और ये जो है आल्प्स पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं का लंबाई में सही अवरोही क्रम आपको बताना है। ये विश्व स्तर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनका अवरोही क्रम आपको बताना है। सबसे लंबी इसमें कौन सी है। इसमें जो एंडीज की लंबाई है मैं बताया दे रहा हूं, 7000 क्या है किलोमीटर, मीटर नहीं, लंबाई की बात हो रही है। और जो रॉकी की है ये 4800 किलोमीटर है, 4800। और हिमालय की आपको पता ही होगी 2400 किलोमीटर के बराबर है, और ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो श्रृंखला है वो एंडीज है, फिर रॉकी है, फिर हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हर एक स्टेटमेंट में एक नया प्रश्न आप बना सकते हैं। दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाएं ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। दूसरा स्टेटमेंट, व्हाइट पर्वत यूएसए में कैलिफोर्निया में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण बर्मीज अराकान योमा पर्वत चाप द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अराकान योमा जो पर्वत है इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विक्टोरिया। क्या है, माउंट विक्टोरिया, ये ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट जो है यही गलत है, क्योंकि दक्षिण आस पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं ये कहाँ पर स्थित है, पर्वतमालाएं, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, ये न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, न्यूजीलैंड में। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, असत्य पूछा जा रहा था। सही सुमेलित युग्म नहीं है, सर्वोच्च चोटी और महाद्वीप यहाँ पर दिया हुआ है। जो सही सुमेलित युग्म है वो आप सही मारिए, और जो नहीं सुमेलित है वही आप गलत करके उसी को उत्तर टिक कर दीजिए। माउंट मिचेल ये कहां पर है, ये आपको देखिए यहाँ पर एक सर्वोच्च चोटी और महाद्वीप भी है, और एक यहाँ पर ये थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये एक श्रृंखला भी दे दी है। तो माउंट मिचेल, यानी कि ये ना लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे एक और लिखना चाहिए था कि किस पर्वत श्रृंखला पे है ये। तो ये अपलेशियन बिल्कुल सही है। एकांगा गुआ, अकांगा गुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका, ये भी बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट एशिया में है, ये भी बिल्कुल सही है। माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जो है
माउंट एल्बर्ट यहां पर गलत दिया हुआ है, क्योंकि माउंट एल्बर्ट उत्तरी अमेरिका में है और यहां पर क्या दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका। तो इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सही युग्म नहीं है वही सही उत्तर होगा। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अच्छा, आप लोगों को घबराहट होती होगी कभी कभी कि इतने फैक्ट कैसे याद होंगे। फैक्ट याद करने का केवल एक तरीका है, रिवीजन। कैसे भी आप रिवाइज करिए, बार बार आप 2-3 बार वीडियो हफ्ते भर में देख डालिए, थोड़ा बहुत नोट कर डालिए, कुछ ऐसे की पॉइंट नोट करिए जो आपको ना आते हो, जो आते हो उनको बार बार नोट मत करिए, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी बुद्धि कितनी शार्प है, कितनी तीव्र है, इस पर डिपेंड करता है वो कैसा याद होगा। कुछ लोगों को एक बार में हो जाएगा, कुछ लोगों को दो, किसी को 3 में होगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसको याद जल्दी होता है, हो सकता है वो समझने में थोड़ा कमजोर हो, और जिसको समझ में जल्दी आता है, हो सकता है उसका याद करने का जो तरीका है या उसकी जो पावर है वो कम हो। सबके साथ ऐसे ही होता है, घबराइए मत, बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अगला प्रश्न है, मोनोलोवा। जो मोनोलोवा है ये हवाई द्वीप समूह, बिल्कुल सही है। पोपा पर्वत म्यांमार, ये भी बिल्कुल सही है। रेनियर जो है यहाँ पर दिया है कनाडा, और रेनियर जो है ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये गलत है, सी इसका उत्तर हो जाएगा। विसुवियस इटली सही है। एक आध मैं इसमें सरल इसलिए डाल देता हूं कि आपको ऐसा ना लगे कि सारे प्रश्न बहुत टफ हो गए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,448 मीटर है। बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, तब इसको टिक कीजिएगा। और माउंट एवरेस्ट भारत व चीन की सीमा पर स्थित है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि ये 8,848 मानी जाती है, और ये भारत चीन नहीं, नेपाल और चीन की सीमा पर, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है। नेपाल और तिब्बत। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ना तो एक ना ही दो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। रॉकी पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। इसका पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मैकिनले है। थोड़ा सा विचार कीजिए यहाँ पर, जो माउंट मैकिनले है ये अमेरिका से तो रिलेटेड है, लेकिन दक्षिण अमेरिका से नहीं, ये नॉर्थ अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से रिलेटेड है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहां पर स्थित है? जाग्रोस पर्वत श्रेणी वन लाइनर प्रश्न है। और जाग्रोस पर्वत श्रेणी ओपन करके आप अपने मैप में देखिए, एटलस खोलिए, ये ईरान में स्थित है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसको अगर आप लोकेशन को एक बार ढूंढ लेंगे, देख लेंगे, तो आपके ये कभी भविष्य में गलत नहीं होंगे। अपेनिनी पर्वत स्थित है, कहां पर स्थित है? अपेनिनी जो पर्वत है वो किस देश में स्थित है? ये भी वन लाइनर एक प्रश्न है। तो ये स्थित है इटली में। और कोर्नो ग्रैंडे, कोर्नो ग्रैंडे, क्रोनो ग्रैंडे जो है ये इसकी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट चोटी है। ये ध्यान रखिएगा। कहां पर स्थित है? इटली में। सोनिया गांधी जी वाला इटली। अब चलिए करंट अफेयर के 10 प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज ये करंट अफेयर का जो प्रश्न है ये इतिहास का भी प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। और उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। हजारों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, और इसका इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा सी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। स्वतंत्रता सेनानी थे विनायक दामोदर सावरकर, और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, और उनके बलिदान को ये अपील की कि याद रखा जाएगा आगे, और उनका बलिदान याद रहेगा। 1883 में इनका जन्म हुआ था, और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बी डी सावरकर द्वारा रचित नहीं है? देखिए, ये भी चर्चा का जब विषय होता है तो ऐसे प्रश्न सेट किए जाते हैं। तो ये करंट अफेयर का प्रश्न भी इतिहास की तरफ आपको ले जाता है, लेकिन यह है करंट का। और इसमें कौन सी पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी? यहाँ पर देखिए, जोसेफ मैजनी जीवन कथा व राजनीति इन्हीं की पुस्तक है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी इन्हीं की पुस्तक है। हिंदुत्व, हु इज हिंदू, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ये तीनों सही है, याद रखिएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपको पेपर में छपा मिले। मिशन इंडिया, ये विजन ऑफ इंडियन यूथ, ये इनकी पुस्तक नहीं है। मिशन इंडिया, ये विजन ऑफ यूथ, ये जो पुस्तक है ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम साहब की है। ठीक है ना? तो कलाम साहब ने लिखा था मिशन इंडिया, विजन ऑफ इंडियन यूथ।
डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उनके द्वारा रचित नहीं है, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। विनायक दामोदर सावरकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, क्या ये बात सही है? लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, बिल्कुल सही है। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह हिंदू महासभा के संस्थापक थे, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वो हिंदू महासभा के संस्थापक नहीं थे। हिंदू महासभा के अध्यक्ष वो रहे हैं, प्रेसिडेंट तो वो रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन संस्थापक वो नहीं थे। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। द इकाबाग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द इकाबाग पुस्तक के रचयिता कौन है, लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, अभी इन चर्चा में क्यों आए हैं, ब्रिटिश ये जेके रॉलिंग है ना। और अभी इन्होंने इसका अभी 26 मई को द इकाबाग का पहला 2 अध्याय जारी किया है इस पुस्तक का। जेके रॉलिंग का नाम आपने सुना है? अगर नहीं सुना है तो आप सर्च कीजिएगा, विकी कीजिएगा। विकी करने का मतलब जैसे गूगल करते हैं, ऐसे विकीपीडिया पे आप बहुत सारी जानकारियां, लगभग ये एथेंटिक स्रोत अब होता जा रहा है विकीपीडिया, तो उसको पढ़ लीजिएगा जेके रॉलिंग के बारे में। ठीक है, कि मैं बताऊं, जोआन रोलिंग इनका मूल नाम है और ब्रिटिश लेखिका हैं ये, और फिल्म और टीवी निर्माता, पटकथा लेखक और बहुत ही एक महत्वपूर्ण श्रृंखला रही है हैरी पॉटर श्रृंखला, है ना, उसके लिए इनको जाना जाता है। CSIR IIIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने किस कंपनी के साथ मिलकर एक नई RT लैम्प आधारित कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? किसके साथ मिलकर किया है? अभी तक रिलायंस ने ही शायद ऐसा काम नहीं किया था, तो इसने भी कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्री के साथ में मिलकर इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? लाख की खेती को कृषि गतिविधि में शामिल किया है। तो अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है कि लाख की खेती को अब ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। कैबिनेट में मंजूरी देने की बात हो रही है। लाख कीट होता है जो मेजबान पेड़ों की शाखाओं पर निवास करता है और लाख वर्णक का स्राव करता है, और छत्तीसगढ़ जो देश में लाख का जितना उत्पादन होता है उसमें प्रमुख उत्पादक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई छत्तीसगढ़ PSC का एग्जाम देने जा रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय अमेरिकी ने न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन से इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? न्यूयॉर्क इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन ने दिया है इंटरवेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो सॉरी, इंटरवेंटर नहीं, मैं गलत उच्चारण कर गया, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये जीता है राजीव जोशी ने, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं ये, और इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, और IIT मुंबई के ये छात्र रहे हैं राजीव जोशी। ए ऑप्शन इनका इस प्रश्न का करेक्ट है। और वो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार अगर बात की जाए तो 250 से अधिक पेटेंट हैं उनके पास, आविष्कार हैं, और न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में वो काम कर रहे हैं। भारत से कई बार जो बहुत योग्य लोग होते हैं बाहर चले जाते हैं, वास्तव में चिंता का विषय है। हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? पुंटियस सैंक्टस किसकी प्रजाति है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, UPSC के लिए और UPPSC के लिए, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे एग्जाम्स की बात मैं नहीं कर सकता कि उसमें आएगा कि नहीं, लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये प्रजाति है मछली की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तमिलनाडु के वेलंकन्नी में कोलम स्थित कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख द्वारा ये सिल्वर फिश की प्रजाति है जो खोजी गई है। कौन सी फिश की प्रजाति है? सिल्वर फिश की ये प्रजाति है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 मई को, 28 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1987 में 28 मई को महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान दिवस मनाना ये घोषित किया गया था। ठीक है, और इस दिवस का उद्देश्य है कि महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण, जैसे कि यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और उनके अधिकारों और के मुद्दे पर बात की जा सके। और अंतिम प्रश्न है आज का, हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FLO, इसकी नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? इनका नाम क्या है ये आपको बताना है, और इनका जो नाम है वो है जानवी फूकन। क्या नाम है? जानवी फूकन। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जानवी फूकन
FLO की ये बनाई गई हैं नई राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इनका संबंध है असम से। असम की उद्यमी है ये, और राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हरजिंदर कौर तलवार, और 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, और तलवार से इन्होंने, बस इससे ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। FLO जो है ये महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में काम करता है, और राष्ट्रीय स्तर पर 17 खंड में 8,000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। महिलाओं के साथ अभी बहुत सारे चैलेंज हैं, कुछ महिलाएं बढ़कर आगे आ रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाए जाने पे आपको लगता होगा कि ये इसकी क्या ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है इसकी। महिलाओं पर ध्यान कम दिया जाता है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, लेकिन पुरुष वर्ग के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। खैर, जो भी है, पैडमैन फिल्म आपने देखी होगी, उसमें जो समस्या उठाई गई, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं। आपको ये क्लास कैसी लगती है जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। अगर आपको BO RO और UPPCS 2020 के लिए ऐसे ही प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इस पर जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी हमारी वेबसाइट UPSCtarget.com, IAS Prep Academy, इस पर आप जाके, मतलब ये IAS Prep Academy का आपको ऐप मिल जाएगा, और UPSCtarget.com पर विजिट करके सारी जानकारी आप ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।